दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए फिर से आपकी मॉक टेस्ट और थियरी की क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि जीएस की। तो फ्रेंड्स, अब तक कुल मिला के 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो अभी तक जिन लोगों ने ये मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, जिनकी संख्या 12 हो चुकी है, तो लगा लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट की, उसको ओपन करेंगे, सारे वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगे। और जो लोग जीएस थ्योरी की क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 13। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपीपीसीएस 2025 की परीक्षा हुई और 2025 का पेपर मैं आप लोगों से कहूँगा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 2025 का पेपर, जीएस का जो पेपर है, पहला पेपर, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो तुरंत जाके लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। और वीडियो को ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई भी देगा, तो लगाइएगा ज़रूर। कुल मिला के 150 प्रश्न हैं, लेकिन फ़िलहाल जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो परिवर्तन आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो उनको ध्यान में रख कर आपको तैयारी करनी है। आज का जो मॉक टेस्ट है, इसमें कुल मिला के कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुवांगश्री, पूरा नाम यही है, ओपल सुचाता चुवांगश्री, यह किस देश के निवासी हैं? फटाफट बताइए किस देश के निवासी हैं। चेक गणराज्य, भारत, थाईलैंड या फिर मलेशिया। और कितने लोगों ने गेस किया है विकल्प सी को? बिल्कुल, आपका विकल्प सही है। ओपल सुचाता चुवांगश्री, जो कि वर्तमान में मिस वर्ल्ड 25 हैं और ये कहाँ से हैं? थाईलैंड की हैं। और एक बार बताओ कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन इस बार हुआ, इसका जो क्रम है कौन सा था? ठीक है, क्रम यह 72 रहा। याद रखना, इसका जो 72 एडिशन बोलेंगे, संस्करण बोलेंगे, क्रम बोलेंगे, जो भी बोलना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 31 मई को 72वीं वर्ल्ड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया, ठीक है। भारत में यह तीसरी बार है। 71वीं मिस वर्ल्ड यानी कि 2024 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, विजेता चेक गणराज्य की थी। क्या नाम था उनका? क्रिस्टीना पिजुकोवा, ठीक है। और थाईलैंड से पहली बार कोई मिस वर्ल्ड हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है थाईलैंड के लिए। प्रथम उप विजेता, आपको पता है ना कि एक विनर होता है, उसके बाद 2 रनर होते हैं, तो R1 ये इम्पॉर्टेंट है। प्रथम उप विजेता रही हैं कहाँ से? इथियोपिया की हॉसेट डेरेजे। और बात करें तो कुल मिला के 108 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत की ओर से किसने लीड किया था भारत को? तो 2023 की फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारियां हमको मिल गई। इससे इतर कोई प्रश्न आएगा नहीं, बनेगा नहीं मिस वर्ल्ड से, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का डैग हैमर स्काल्ड पदक प्रदान किया गया? दोस्तों याद रखना, ये जो डैग हैमर स्काल्ड पदक है, यह शांति सैनिकों को दिया जाता है मरणोपरांत, ठीक है। तो 2 सैनिक हैं, विकल्प ए आपका करेक्ट है। क्या नाम है इनका? एक है ब्रिगेडियर अमिताभ झा और दूसरे हैं हवलदार संजय सिंह जी, ठीक है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक के अवसर पर न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह पदक प्रदान किया गया है अमिताभ झा जी को और संजय सिंह जी को। और इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, डैग हैमर स्कॉल पदक क्या होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा देते हुए जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उनको मिलता है डैग हैमर स्कॉल्ड पदक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मरुस्थलीकरण और अनावृष्टि की रोकथाम के लिए विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 16 जून या फिर 17 जून? तो दोस्तों, मरुस्थलीकरण और अनावृष्टि की रोकथाम के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है, ये कब होता है? 17 जून को होता है। 14 जून, 15 जून और 16 जून को भी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
15 जून को मनाते हैं विश्व फादर्स डे, और इसे जून के तीसरे रविवार को मनाते हैं। तो 2025 में यह जो तारीख आई है वो आई है 15 जून को। और 16 जून को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज, यानी कि IDFR। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका, बताइए कि इसमें एक गलत युग्म है, उसको आपको पहचानना है। किताब है और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इसमें जो एक गलत है वो कौन सा है। जैसे कि गुड गर्ल के लेखक आर्या आबिर हैं और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। द लिविंग लेजेंड रामायण टेल्स फ्रॉम फार एंड नियर, तो ये किताब वायु नायडू की किताब है, ये कथन भी आपका करेक्ट है। द सेकेंड बुक ऑफ प्रॉफिट्स, ये किताब लिखी है बेन्यामिन ने, ये भी आपका करेक्ट है। इंडिया एट 100 भविष्य की आर्थिक महाशक्ति का दृष्टिकोण, दोस्तों ये किताब शशि थरूर ने लिखी है बताया जा रहा है, जो कि गलत है। तो गलत युग्म कौन सा हो गया? विकल्प डी, ये आपका गलत युग्म हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इंडिया एट 100 ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है? तो ध्यान देना कि ये किताब लिखी है प्रोफेसर KB सुब्रमण्यम ने। ठीक है। और डॉक्टर विभाव कुमार तालुकदार की एक किताब है सोलर पावर्ड फैंस की हैंडबुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और राज्यसभा सांसद भीम सिंह की भी एक किताब है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किताबें भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत व किस देश के बीच उलान बटोर कहाँ पर है? मंगोलिया में है, मंगोलिया में संपन्न हुआ। तो प्रश्न में ही आपका उत्तर मिल गया। नोमैडिक एलिफेंट कौन करता है? भारत, और कौन सा देश? मंगोलिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है बी, ये करेक्ट है। ठीक है। कहाँ पर हुआ? तो उलान बटोर में हुआ, यानी कि मंगोलिया में हुआ। ठीक। इसका 2025 में कौन सा संस्करण था? तो 2025 में था इसका 17वां संस्करण। ठीक। 31 मई से लेकर 13 जून तक इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत और के बीच डैश 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 के बीच संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास होता है शक्ति 2025, तो भारत इसे किस देश के साथ मिलकर करता है? तो दोस्तों ये जो याद रखना, शक्ति नामक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है और ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। देखो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच कुल मिला के जैसे कि एक थल सेना होती है, तो थल सेनाओं के बीच में होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ये 2 साल पे होता है। ठीक है। भारत की जो नौसेना है और फ्रांस की नौसेना है, दोनों के बीच में एक अभ्यास होता है वरुण, ये भी याद रखना, वरुण अभ्यास। ठीक है। इसका 23वां संस्करण अभी हाल ही में यानी कि मार्च 2025 में भारत में ही भारतीय जो वायुसेना है उसके नेतृत्व में अरब सागर में आयोजित किया गया। और वायुसेना के बीच जो अभ्यास होता है, भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उनके बीच में जो अभ्यास होता है उसको नाम दिया गया है गरुण। गरुण का 7वां संस्करण नवंबर 2022 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। तो याद रखना कि भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण और गरुण नामक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। और अब लौट के आते हैं शक्ति 2025 पर। तो शक्ति 2025 का आयोजन ये ला कैवेलरी में हुआ, यानी कि कहाँ पर हुआ? फ्रांस में ही आयोजित किया गया। ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है 2011 में। इसके पहले के 2 आयोजन हैं, 2024 वाला अब इस साल का हो गया फ्रांस में, तो इसके पहले वाला हुआ था भारत में 2024 वाला मेघालय के उमरोई में। और उसके पहले यानी कि 2021 वाला कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। छठा अभ्यास 2021 में हुआ था। ठीक है। हालांकि 2-2 साल पर होता है, लेकिन 2021 के बाद ये 2024 में हुआ ड्यू टू कोविड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली यह बिहार में स्टार्ट की गई, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। और यह ऐतिहासिक पहल 28 जून को नगर निकाय चुनाव से शुरू किया गया। इसमें कौन कौन से लोग मोबाइल से वोट कर सकते हैं? तो प्रवासी मजदूर कर सकते हैं, दिव्यांगजन कर सकते हैं, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको मोबाइल से वोट देने की व्यवस्था की गई है।
और 2 ऐप बनाए गए हैं। इन्हीं 2 ऐप के माध्यम से वोट डाले जाते हैं। एक है आपका ई वोटिंग, जिसका नाम दिया गया है, ऐप का नाम क्या है, ई वोटिंग, SECBHR। क्या पढ़ेंगे आप, पढ़ लेना, ये पहला ऐप है। दूसरा है बिहार राज्य का जो चुनाव ऐप, ठीक है, यानी कि बिहार राज्य का जो चुनाव वाला ऐप है, उसमें भी ये जो सुविधा है प्रदान की गई है। प्रवासी मजदूर जो मतलब दूसरे स्टेट में हैं, दूर हैं, वो लोग भी मोबाइल में यह ऐप, इनमें से कोई भी एक ऐप डालेंगे और फटाफट आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है। देखो बात यहाँ पर हो रही राष्ट्रीय स्तर। अभी तक आपने देखा था बिहार जो है वो राज्य स्तर पर कर रहा है, वो भी जो वोटर हैं बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन अगर बात करें कि पूरे देश के स्तर पर, तो एस्टोनिया यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। और अब एस्टोनिया के बाद जो दूसरा नंबर आता है दुनिया में, उसको आप बिहार ही मान सकते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पर देखिए दिए गए हैं 4 कथन, आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को मनाया जाता है। आपको पता है ना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो बात हो रही है इस साल के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने दिल्ली में महावीर जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान को स्टार्ट किया। ये बिल्कुल करेक्ट है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का पहला चरण 5 जून 2024 को शुरू हुआ था। ये भी करेक्ट है आपका। दूसरे चरण की थीम क्या है, सांस्कृतिक भावना, मातृत्व को जलवायु कार्रवाई के साथ जोड़ना, जीवन के पोषण और संरक्षण का प्रतीक। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन आपके करेक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्थल दिया गया है और उसके उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं फटाफट कौन सा सही सुमेलित है कौन सा नहीं है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता बता रहे हैं राखालदास बनर्जी, जबकि दोस्तों राखालदास बनर्जी जो है ना, इन्होंने खुदाई की थी किसके बारे में, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, दया राम शाहनी के द्वारा की गई थी। चंदोड़ो की खुदाई की गई मैके के द्वारा, दूसरा विकल्प करेक्ट है। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी, ये भी करेक्ट है। लोथल की खुदाई जो है RS बिष्ट बता रहे हैं, जबकि दोस्तों सही जवाब है SR राव। ठीक है, SR राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि RS बिष्ट जो हैं इन्होंने खुदाई करवाई थी किसकी, धौलावीरा की। ठीक है, तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है बता रहे हैं, गलत है। दैमाबाद दोस्तों यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं आलमगीरपुर यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है। आलमगीरपुर यह मिलेगा आपको हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, सुतकांगेडोर दास नदी के तट पर स्थित है, ये आपका करेक्ट है। मांडा बता रहे हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका गलत है। मांडा मिलेगा दोस्तों आपको चेनाब नदी के तट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो सही सुमेलित है केवल विकल्प सी था, बाकी हमने सही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि कौन सा स्थल बिहार में 9 पाषाणिक स्थलों में शामिल है। ठीक है, बिहार में 9 पाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल शामिल है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि सेनुआर के बारे में। ठीक है, सेनुआर मिलेगा आपको बिहार के कहाँ, रोहतास में मिलेगा। ठीक, ताराडी दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर, गया में मिलेगा। और चिरांद, ये तो आपको पता ही है, चिरांद जो है सारण में है। ठीक है, तो सभी यहाँ पर जो है आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम से संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। क्या पूछ रहे हैं, वैदिक काल की व्यवस्था, राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर देखो 8 नहीं, इसको लेस देन मान लो। सबसे छोटा कुल यानी कि परिवार होता था, कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था, कई ग्राम से मिलकर विश्व, और कई विश्व मिलकर जन बनाते थे, कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है, सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कि कुल है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था, आपको बताना है। मौर्य काल में तो दोस्तों कुल मिला के उपज का
1/6 भाग होता था, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। और भूमिकर दोस्तों 2 प्रकार के होते थे। पहला कौन सा होता था? ये पहला होता था सेतु कर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता था? वन कर। दोनों याद रखना आप, ठीक है। राज की भूमि से जो आय होती थी उसको नाम क्या दिया जाता था? सीता नाम देते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? देखो, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, गलत है। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ये भी गलत है, मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन है किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से संबोधित किया है? तो आपको पता है ना कि अंतिम नंद राजा कौन था? अंतिम नंद राजा घनानंद था, और घनानंद जो था वह सिकंदर का समकालीन था, ठीक। एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक कौन था? घनानंद था। इसने एक राट की उपाधि भी धारण की थी, एक राट। इसके अलावा जो यूनानी लोग थे वो घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज भी कहते थे, तो इसका उत्तर विकल्प बी हुआ, ठीक। भूमि का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर नानाघाट अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी, क्या नाम था उनका? नागनिका। क्या नाम था? नागनिका। कि नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दिया था, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह। बता रहे हैं नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है, ये दोस्तों आपका गलत है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है शंख, ठीक है। और बता रहे हैं अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, बता रहे हैं, ये भी आपका गलत है। अश्व भी गलत है, कलश भी गलत है। अजीतनाथ का ये जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये हाथी है। पार्श्वनाथ का बता रहे हैं सर्प है, ये आपका सही है। मल्लीनाथ का बता रहे हैं सिंह, ये गलत हो जाएगा। सिंह की जगह क्या होना चाहिए? कलश होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो प्रतीक है दोस्तों ये बैल है, ठीक है। ऋषभदेव बैल। और सिंह किसका प्रतीक है? तो याद रखना कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक है यह शेर है, सिंह, ठीक है। तो ये सब याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो सिक्के दोस्तों 3 प्रकार से बनते थे। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के कौन कौन से बनते थे? जैसे कि एक तो आपका निष्क होता था, ये सोने का होता था। दूसरा स्वर्ण, नाम से ये स्पष्ट है। और तीसरा था पल। ये 3 सिक्के जो थे वो सोने से बनते थे। इसके अलावा दोस्तों जो चांदी का सिक्का बनता था उसे कहते थे शतमान, ठीक है। यानी कि इसका विकल्प बी करेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करें करसापण से भी, करसापण से बनते थे जो सिक्के, सोना चांदी तांबा रागा सीसा आदि धातुओं से बनता था करसापण मिला के, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? विजयनगर के जो राजवंश हैं, कितने राजवंश हैं? कुल मिला के प्रमुख रूप से 4 राजवंश आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है आपका संगम वंश, फिर आता है आपका शालू वंश, फिर आता है आपका तुलु, और लास्ट में आता है आपका अराविडो, ठीक है। ये 4 वंश हैं जो कि विजयनगर से संबंधित हैं कालक्रम में ये। और कृष्णदेव राय अगर बात करें तो ये आते हैं तुलु वंश से, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि दिल्ली का पहला शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दक्कन केवल धन के माध्यम से, यानी केवल धन चाहिए था इस व्यक्ति को, अलाउद्दीन खिलजी था ये, विकल्प ए आपका करेक्ट है। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने धारण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर कौन बताएगा? तो देखो दोस्तों यहाँ पर खुसरो शाह, आपका उत्तर क्या बनेगा? खुसरो शाह। खुसरो मलिक नसरुद्दीन खुसरो शाह से, मतलब खुसरो शाह नाम से, पूरा नाम था खुसरो मलिक नसरुद्दीन। तो ये विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला है मसाहत। मसाहत किससे संबंधित है? तो पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसका संबंध होता था भूमि से, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। तो याद रखना मसाहत का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी से है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही वह पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स कि किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। मतलब ताजमहल से पहले वो इमारत बन गई थी, ताजमहल जैसी ही थी, यूँ कहिए कि मोटिवेशन उसी के बाद ताजमहल बना। तो सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। कई बार एग्जाम में आता है हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी, क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। और ये जो मकबरा है दोस्तों ये ईरानी शैली में बना हुआ है। किस शैली में, ईरानी शैली में बना हुआ है। और यह मुगल काल का पहला मकबरा है जिसमें दोहरी गुंबद भी है। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दोहरी गुंबद है, 2 गुंबद इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार राज्य को छोड़ दिया था। तो ये था दाऊद खान। नाम तो दाऊद था लेकिन भाग गया था। बिहार पर जब 1576 में अकबर ने आक्रमण किया था पटना में तो उस समय यह भाग गया। अगला है आपका कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। तो ये घटना है दोस्तों कब की, 1529 की। और गोवा का राजधानी बनाया गया था 1530, ये 19 लिख दिया मैंने, ये 1529 और 1530 की घटनाएं हैं। 1529 में नीनो डी कुन्हा, कौन, नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल का वायसराय बनकर भारत आया था। और 1530 में उसने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बना लिया था। ठीक है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। वल्लभाचार्य का संबंध है दोस्तों रुद्र संप्रदाय से। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। वैष्णव संत यानी कि कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष 1793 में लाई गई थी। ये व्यवस्था कब लाई गई थी, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके अंतर्गत भूमि का स्वामी कौन होता था, जमींदार होता था। भूमि का स्वामी जमींदार होता था और कंपनी की आय को निश्चित कर दिया गया, यानी कुछ भी हो कंपनी को उतनी इनकम चाहिए। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि जमींदार का कार्य क्या था, किसानों से लगान की वसूली करो, अपना हिस्सा रखो, शेष हिस्सा एक तारीख से पहले कंपनी के पास पहुंचा दो। ये बड़ा क्रूर तरीके का नियम बनाया गया था। और ये आपका अंतिम प्रश्न कि बताइए कि 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ऑब्वियस है इसका उत्तर 3/20, नाम ही है 3 कठिया। ठीक है, यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण में शुरू की गई थी। तो मुख्य रूप से यह जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर शुरू हुई थी, बिहार के चंपारण में। ठीक है, और ये आपके लिए एक होमवर्क है, बताना है आपको कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अगला जो लेक्चर होगा वो इसी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और जितने भी लोग सही उत्तर देंगे उनका नाम ही बताया जाएगा। ठीक, करंट अफेयर के नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन का नोट्स बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 2 नोट्स आपको दिए जाएंगे जो कि एग्जाम से पहले आपको पढ़ के ख़त्म करना है। ठीक है, करंट अफेयर वाला तो अभी ले लो, सामान्य अध्ययन आपको 1 आध सप्ताह में। फिलहाल ये वीडियो में जब बना रहा हूँ तो आज 14 अक्टूबर है, तो ये 20 अक्टूबर के आसपास आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और चैनल पर पहली बार हैं और डेफिनेटली आप जीएस में 30 में से ना 28 प्रश्न करना चाहते हैं, 30 के 30 करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। थैंक यू।